वेलकम बैक नाजरीन। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के हवाले से जो कंट्रोवर्सी एक सामने आई वो ये कि अमेरिका जिस तरह से मिलिटरीली वहां पर इंटरवीन करता है, प्रेसिडेंट को और फर्स्ट लेडी को अरेस्ट करके उनको लोकल कोर्ट्स में ट्राई करना, जेल में डालना, इससे खासी तनकीद भी की जा रही है अमेरिकी हाई हैंडेडनेस के ऊपर के एक और मुल्क में जाके इस तरह से मुदाखलत करना और फिर ये कहना कि हम इस मुल्क को चलाएंगे जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती। इस पर एक इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बड़ा सवाल रेज किया जा रहा है कि आया सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर भी खामोशी रहेगी या फिर कोई एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि वीटो पावर तो अमेरिका के पास मौजूद है। दूसरी बात यह कि जो वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट है, डेल्सी रॉड्रिगेज को उन्होंने नामजद किया, लेकिन इसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज जो रवैया है वो इख्तियार रखा। उन्होंने ये कहा कि अगर वो सही तरीके से हुकूमत नहीं चलाती तो उनका अंजाम उससे भी बुरा होगा जो मादुरो के साथ हुआ। इस सूरत हाल में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के वो क्या हैं, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। आया वो ऑयल कंपनीज हैं जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अरबों डॉलर की वहां पर सरमायाकारी की जाएगी, या फिर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि चीन और रशिया का इन्फ्लुएंस लातीनी अमेरिका में ज़्यादा ना हो जाए। इस पर एक बहस जारी है और साथ साथ ईरान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की कि अगर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाम के एहतजाज के खिलाफ तो वहां पर भी एक जोरदार हमला हम करेंगे। तो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज हो रहा है, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एकेडमिक एनालिस्ट हैं। कामरान यूसुफ साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, आप सीनियर तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब, आपसे आगाज करूंगा। मैंने देखा जो आपका व्यू पॉइंट था, जो कुछ लैटिन अमेरिका में बिलखसूस वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने किया है, कैसे देख रहे हैं इसको? जो लॉजिक पेश की जा रही है वो तो यही है कि एक नार्को टेररिज्म का इल्ज़ाम है, कोकेन की स्मगलिंग में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, और इसके साथ साथ दीगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए मादुरो पर। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो नंबर 2 है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप आकर अब मामला चलाएं रियासत के, अगर उन्होंने भी सही तरीके से मुल्क को रन ना किया तो उनका हशर हम उससे भी बुरा कर देंगे जो मादुरो के साथ हमने किया। हाउ डू यू सी दिस? हाँ जी, ये एक कंप्लीट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की और तमाम नेशनल सॉवरेनिटी के प्रोटोकॉल्स की और अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि महज इल्ज़ाम सबूत नहीं है। इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, मैं कह सकता हूँ मुजम्मिल ऐसे नहीं है वैसे हैं, मगर व्हाट इज द एविडेंस दैट इज प्लेस्ड बिफोर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं। जिसके उसके मुकाबले में प्रेसिडेंट मादुरो ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें उन्होंने इनफैक्ट पूरा एक्सप्लेन किया कि नार्को टेररिज्म कहाँ से जाता है, और इनफैक्ट उसकी हकीकत यही है कि ज्यादातर नार्को टेररिज्म जो पैसिफिक साइड से ट्रेड होता है, और वेनेजुएला का पैसिफिक कोस्ट के साथ और पैसिफिक ओशन के साथ कोई साहिल के साथ टच भी नहीं होता। तो ये वेल नोन बात है लैटिन अमेरिका की। रूट क्या है जो नार्को टेररिज्म का है, ये भी लोग जानते हैं कि वहां से वो कोस्ट की तरफ जाता है। तो और फिर मजीद ये कि जो मोटर बोट्स जिनको तबाह किया गया था, वो इतनी छोटी मोटर बोट्स हैं कि वो वेनेजुएला से अमेरिकन कोस्ट तक पहुंच ही नहीं सकती। फिर मजीद ये कि अगर वो मोटर बोट्स कैरी भी कर रही होती ड्रग्स तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता था। फिर ये कि एक ऑयल टैंकर भी उन्होंने उठा लिया, उसका ऑयल भी उठा लिया। व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद ड्रग्स? उसमें तो कोई ड्रग्स का ताल्लुक ही नहीं था। और आखिर में ये कि सदर ट्रंप ने खुद ही सारी बात जो है वो खोलकर सामने रख दी है, और वो ये कि हम वेनेजुएला का तेल चाहते हैं, सीधी सी बात है। दैट्स इट। नहीं तो उस पर तैमूर साहब, ये जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूं कि ऑयल के लिए अमेरिका यहां पर आया, लेकिन सेल्फ रिलायंस नहीं है अमेरिका की ऑयल में, क्योंकि वो बजाते खुद इतना ऑयल पंप करते हैं। कोई और हिडन मीनिंग भी हो सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना के साथ जो अलायंस है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर है या ऑयल बड़ा फैक्टर है? ऑयल सबसे बड़ा फैक्टर है। रशिया और चाइना के साथ अलायंस भी एक फैक्टर नो डाउट है, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मगर जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो उससे तो बहुत साफ जाहिर हो जाता है कि उनको इसी चीज में दिलचस्पी थी। वो कह रहे थे कि ये जो तेल है ये हमसे चोरी किया गया है, और ये रिफाइनरीज हमारी होनी चाहिए, इवन वो जो जमीन है वो भी हमारी होनी चाहिए, ये एसेट्स हमारे हैं। और इस सिलसिले में अगरचे अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल के अंदर, मगर अगर अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएलन ऑयल को कैप्चर कर लेती हैं और वर्ल्ड मार्केट पर बेचती हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। और ट्रंप ने कहा है कि दैट्स व्हाट वी वांट, हम इससे पैसे कमाएंगे, तो दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, ये कामरान साहब जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर तैमूर भी, ये यही है कि जहां पर भी तेल नजर आए वहीं पर जमहूरियत अमेरिका को खतरे में दिखाई देती है हमेशा से। आपका भी यही ख्याल है कि इसके पीछे सिर्फ यही मोटिवेशन है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी बात की जा रही है, बहुत से वेनेजुएला के अपने सिटीजन्स आपको नजर आएंगे वीडियोस बनाते हुए कि ये एक अथॉरिटेरियन रेजिम थी, अमेरिका ने तो हमें आज़ाद कर दिया है आके।
तो लेजिटिमेसी एक रजीम की अगर ना हो तो क्या जवाज़ मिल जाता है कि एक फॉरेन पावर आए और आपको और फर्स्ट लेडी को उठा के ले जाए और जेल में बंद कर दे किसी और मुल्क में? पहले मैं ऑन अ लाइटर नोट, आप जो बात कर रहे थे ना कि ड्रग्स का केस उन पे बनाया गया है, तो पाकिस्तान के केस में ये रेलेवेंट है कि जब पुलिस को कुछ और नहीं मिलता तो चर्च पा दे। तो ये बेसिकली कि हम वैसे ही बदनाम हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है उसको भी हटाने के लिए जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया। सबूत कोई नहीं है, चर्च पा दो जी, बस ये सीसीडी या पंजाब पुलिस से मोटिवेट हो गया। तो मेरे ख्याल में इसलिए ये कोई जो एक प्रिंसिपल है ना, पूरी दुनिया में इस तरह ही अप्लाई होता है। दूसरी जो आपने बात की, आई थिंक इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तो बड़ा जिक्र हो रहा है दोबारा से जो मुनरो डॉक्ट्रिन की बात हो रही है। 1829 में जेम्स मुनरो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, ये डॉक्ट्रिन था कि हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें हम किसी और एडवर्सरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बाद में तो ये चीज खत्म हो गई। तो एक तो कहा यह जा रहा है कि दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो कहते हैं कि अमेरिका ने यह साबित किया है कि आज भी वो दुनिया की सुपर पावर है, जब उसका दिल करेगा जो मर्जी करेगा वो करेंगे। दूसरा मेरे ख्याल में इसका पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद अमेरिका की जो पावर है, आपको पता है चाइना और रशिया उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो शायद ये दोबारा से हम एक पुराने वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वाले सिनेरियो में जा रहे हैं जहां जो बड़ी ताकतें अपना अपना एरिया जो है उसको इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहती हैं। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जहां चाइना की राइज हो रही है, रशिया जो है अपने आप को रिवाइव कर रहा है, तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वहां पर जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको रिवाइव करना चाहता है। तो इसका भी एक पर्सपेक्टिव है। तो नेचुरली बाकी दुनिया में आई थिंक वैसे तो लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है, जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे आपको जो बड़ी ताकतें हैं वो आपस में कंपीट करते नजर आएंगी। तो उस फैक्टर को बिल्कुल भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। और रही बात जो आप कह रहे थे कि अथॉरिटेरियन रूल था, तो ये तो फैसला वहां की अवाम ने करना है। पूरी दुनिया में हर जगह पे मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हर जहां पे डेमोक्रेसीज भी हैं, इवन अमेरिका के अंदर भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जिस तरीके से रिवाइवल है उस पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्या ये जवाब फराहम करता है इस चीज को? ममदानी ने भी सवाल किया ना, बिल्कुल सवाल किया उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क का मेयर होने की हैसियत से मुझे जो ब्रीफ किया गया है ये ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ है। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अमेरिका की या डेमोक्रेट्स हैं वो प्रेशराइज करेंगे ट्रंप को या कोई कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, और आर दे ऑन वन पेज रिगार्डिंग दिस? मेरे ख्याल में आई एम सीरियसली डाउटफुल, क्योंकि कुछ ये खबरें भी आ रही हैं, वैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, लेकिन वहां पर एक और भी इसमें एंगल है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि वहां के अमेरिकन मीडिया जो यूजुअली ट्रंप के खिलाफ है, शायद दे ऑलरेडी न्यू कि इस तरह का ऑपरेशन प्लान हो रहा है। हम अपने ऊपर तो तनकीद करते हैं, बट दे डिलिबरेटली विद हेल्ड दैट स्टोरी, कि इसका मतलब है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को वहां पे भी वॉच करते हैं। अगर आप उसको सामने रखेंगे तो ये जो सब कुछ ट्रायल और सब कुछ हो रहा है उस पर एतराज तो होना चाहिए वहां पर जो लोग हैं, लेकिन वॉइसेस आपको नजर आती हैं, बट उस तरीके से जहां पे उनका नेशनल इंटरेस्ट है, मे बी बाय पार्टिजन एक कंसेंसस है वहां। ठीक, मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है इस पे वहां से। तैमूर साहब, ये जो मोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया है कामरान साहब ने भी, अब ये तो मेनली यूरोपियन पावर्स को वार्न करने के लिए था, लेकिन अब तो यूरोप खुद सेलिब्रेट कर रहा है इसको। मैंने देखा इटली के प्रेसिडेंट ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया, लेजिटिमेट एक्शन है ट्रंप का। तो फिर हु वुड स्टेप फॉरवर्ड टू स्टॉप दिस? बिकॉज अगर ये ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, जिस तरह ममदानी ने भी कहा, तो सिक्योरिटी काउंसिल से कोई उम्मीद है आपको, या आपको लगता है कि वो भी सिर्फ खामोशी इख्तियार करेगी और इराक वॉर की तरह इस पर भी लेजिटिमेसी की मोहर लगा दी जाएगी? देखिए, एक तो हमें पूरी बैनुल-अक़वामी सियासत में एक वाज़ेह तफरीक नजर आ रही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनके साथ यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़े हैं, यूके भी। तो और दूसरी तरफ हमें नजर ये आ रहा है कि जो तीसरी दुनिया की अक्सरियत ममालिक हैं वो इस एक्शन को बहुत स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ रशिया चाइना नहीं शामिल, वैसे तो चाइना अब तीसरी दुनिया में भी नहीं आता, मगर इसमें मलेशिया और बहुत सारे और मुल्क शामिल है। तकरीबन तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इसको कंडेम किया। तो हमें क्लियरली एक नॉर्थ साउथ डिवीजन, पहली बात तो है, ये नजर आ रही। अब हमें यह भी मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में अगर ऐसी कोई मामला जाएगा भी तो वो फौरी तौर पे वीटो हो जाएगा। आपने देखा पैलेस्टाइन के मामले पर, इवन जब पूरी दुनिया कह रही थी कि यहाँ जेनोसाइड हो रही, भाईजान इसको रोकें, तो बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में बात आई और बार बार अमेरिका ने इसको वीटो किया, जब तक कि अमेरिका की मनमानी पीस प्लान नहीं कबूल किया गया। सो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा, और इसको अनफॉर्चुनेटली अगर रबर स्टैंप नहीं करेगा तो कहेगा उन असी की कर सकते हैं, इसको इग्नोर ही कर देगा। तो अच्छा, तो तैमूर साहब फिर यहीं पर रुक जाएगा अमेरिका, या जिस तरह से मैक्सिको को, कोलंबिया को, क्यूबा को भी धमकियां ही दी जा रही हैं, हम तो यही कहेंगे,
तो और भी फिर प्लान्स हैं अमेरिका के। रिसेंटली ताइवान के साथ $11 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट किया उन्होंने। चाइना भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है क्लोज टू ताइवान। तो फिर ये बाइपोलैरिटी बढ़ती जा रही है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे मामला? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका बिल्कुल भी रुकने का कोई इरादा नहीं शो कर रहा, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा, बल्कि वो बड़े खुश हैं। वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं देखें हमने कितना कामयाब ऑपरेशन किया है और अगली बारी डेल्सी रॉड्रिगस तुम्हारी है, और साथ उन्होंने कहा पेड्रो गुस्तावो अगली बारी तुम्हारी भी है, और इवन क्लॉडिया शाइनबाउम को भी उन्होंने कहा है मैक्सिकन प्रेसिडेंट को, और साथ उन्होंने ये भी कहा ग्रीनलैंड भी हम टेक ओवर कर लेंगे, डेनमार्क की ऐसी की तैसी। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ने जो है प्रोटेस्टर्स को कुछ कहा तो हम ईरान को भी सीधा कर देंगे। तो एक्चुअली अमेरिका बिल्कुल कोई ऐसा साइन नहीं दे रहा कि वो स्लो डाउन करेगा, इनफैक्ट डबल डाउन कर रहा है इस मामले में, और ये कह रहा है कि जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया, हमने कोई गलती नहीं की। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी वेव उभरी है। तो देखिए, मैं आपके पहले प्रोग्राम में भी ये बात कह चुका हूं कि हमें अगर हम हकीकत पसंदी का जहन लगा के देखें तो दो ही ब्लॉक्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। एक तरफ अमेरिका और ईयू का ब्लॉक है जो कि जिस किस्म की हरकतें कर रहा है वो हमें नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ रशिया, चाइना एंड सो ऑन, उनके साथ एलाइड जो ब्रिक्स वाला ब्लॉक है वो मौजूद है। इसके अलावा तीसरी कोई खास कुव्वत नजर नहीं आती, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।